स्वागत और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये प्रेस वार्ता के रूप में मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। आपकी तो शिकायत होगी और सही शिकायत है कि प्रेस के साथ मेरा बहुत कम समय जाता है। ये शिकायत सही भी है। मैं शिवराज सिंह जी से मुकाबला नहीं कर सकता। शिवराज सिंह जी से नौटंकी का मुकाबला नहीं कर सकता। वो की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो तो मनोरंजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह लो, कुछ भी समझा लो। पर आज की जो परिस्थितियां हैं ये सबके सामने है। प्रदेश का हर वर्ग परेशान है और जिस तरफ देखो अव्यवस्था, जो गवर्नेंस थी ये पूरी चौपट हो गई। अभी हाल में बहुत सारे मुद्दे उठे, मैं उस पर जरूर कुछ ना कुछ कहूंगा। पर अभी पिछले 70-80 घंटों में जो ओलावृष्टि हुई है, ये ओलावृष्टि हुई है, जगह जगह से मुझे फोन आया। जब अभी मैं पीसीसी से यहाँ रास्ते में था, मुझे फोन आ रहे थे कि ये ओलावृष्टि इतनी भयंकर हुई है और जहाँ 3 दिन पहले हुई है वहाँ जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई प्रबंध सर्वे का कुछ चालू भी नहीं हुआ। उसके लिए आदेश भी नहीं निकले, केवल शिवराज जी का बयान निकला। बयान और उसका क्रियान्वयन में बहुत अंतर है और यही सरकार की खूबी है कि बयान पर जीवित रहो, घोषणाओं पर जीवित रहो। मैं शुरू करना चाहता हूं। आपके जो प्रश्न नहीं होंगे उसके बारे में मैं कहूंगा, पर आपके जो प्रश्न हैं मैं आप बताइए। दिवेकर जी। पंचायत चुनाव को लेकर आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि ओबीसी आरक्षण का पेज आपने बताया कांग्रेस ने, तो उसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो जो ओबीसी के वर्ग के लोग हैं वो कंफ्यूज है कि कांग्रेस उनके विरोधी है या बीजेपी विरोधी है। ये आरोप लगाना बहुत आसान है, ये तो विधानसभा में भी उठा था। गवर्नमेंट कभी पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती, ये नौटंकी थी। जो भी वो अध्यादेश लाए वो पूरी तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ऐसा पंचायत चुनाव बिना आरक्षण के, बिना रोटेशन के, बिना परिसमन के ऐसा चुनाव कराना चाहिए। ये कौन सा पंचायत चुनाव हुआ? किनका अधिकार ले? आरक्षण वर्ग का अधिकार चौपट। कोर्ट में गए हम किसके? ये बात बहुत दफे स्पष्ट करी है, रोटेशन और परिसमन। वकील मौजूद थे आयोग के और सरकार के। जब ये मामला आरक्षण पर पहुंचा, हमारी पिटीशन तो नहीं थी, इस विषय पर नहीं थी, ये तो सब वीडियो पर है, इस पर वो शांत है। तो इसलिए मैं कहता हूं, ये सबसे पहले तो ये एक काला कानून अध्यादेश लाए जिसके विरोध में हम गए। ये बिल्कुल काला अध्यादेश था, काला कानून था। और मैं तो मांग करता हूं कि पंचायत चुनाव अगले 2 महीने में रोटेशन के साथ हो, परिसमन के साथ हो या आरक्षण के साथ हो। और जी, और किसी का प्रश्न? प्रवीण दुबे जी, फिर मनोज शर्मा जी, फिर हरीश भाटिया। कमलनाथ जी, मेरा सवाल ये है कि अभी पंचायत को लेके एक ऑर्डर निकाला गवर्नमेंट ने, जो पुरानी कमेटी है उसको पावर दे दिए, नेक्स्ट डे विड्रॉ कर दिया। इसको कैसे देखते हो आप? ये तो मैं कह रहा था कि गवर्नेंस क्या है, ये आज कुछ कर लो, ये ऐसे तो बहुत सारे ऑर्डर हैं। ये तो आप एक ऑर्डर की बात कर रहे हो। हाँ, ऐसे बहुत सारे ऑर्डर निकालती है, कुछ दिनों में ये निरस्त कर देती, क्योंकि बिना सोचे बिना समझे ये हो रहा है और पूरा प्रदेश गवाह है इस बात का। विजय पाठक जी। आप कह रहे हैं कि 2 महीने में पंचायत चुनाव होना चाहिए, अगर नहीं हुए तो आपका क्या अगला कदम? हम इसमें गांव-गांव में, जिले-जिले में, ब्लॉक-ब्लॉक में हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि पंचायती चुनाव
उनके शौक के लिए नहीं है। पंचायती चुनाव हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये कानून राजीव गांधी जी ने बनाया था और चुनाव होते रहे। ये कोई नई चीज नहीं है कि चुनाव हुआ है, ये परंपरा बनी थी। पर 7 साल से ये चुनाव नहीं हुआ। कभी कोविड का भाग 28 उपचुनाव हो गए, कितने उपचुनाव हो गए। उपचुनाव हो सकते हैं पर पंचायत चुनाव नहीं हो सकते। तो हम जगह जगह, गांव-गांव में, ब्लॉक में, जिलों में पहुंचकर हम समझाएंगे और इसके लिए संघर्ष करेंगे। मनोज शर्मा जी, सभी के नाम बुला रहे हैं बारी बारी से, सभी का क्रम आएगा। मनोज शर्मा जी, नगीले जी 1 मिनट। मनोज शर्मा जी का प्रश्न, आपका भी प्रश्न करें। सर, पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई लेवल कमेटी बनाने के लिए कह दिया है। आप क्या सोचते हैं सर, किस तरह से वहाँ सारा कुछ हुआ था, वहाँ मृत्यु या जाग हुए और सब कुछ बीजेपी में प्रदर्शन किए? इसका राजनीतिक, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का राजनीतिकरण करना बहुत गलत है। ये हमें याद रखना है कि कोई भी प्रधानमंत्री, ये मैंने पहले भी कहा, कोई भी प्रधानमंत्री हो, ये हमारे देश के मान सम्मान, उनकी रक्षा हमारे देश के मान सम्मान की बात है। और कहाँ चूक हुई, अब इसकी जांच चल रही है। जांच में जो भी निकले, जो भी बात निकले, उस पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि इससे अपना देश बदनाम होता है। विश्व इसमें राजनीति करने शुरू करता हूँ, जाप हो रहा है, फलाना हो रहा है, आप ये ज्ञापन दे रहे हैं, किस बात की ज्ञापन दे रहे हैं? गवर्नमेंट आपकी है, किस बात का ज्ञापन दे रहे हैं? जांच हो रही है। मैंने जैसे कहा, हर चीज में एक नाटक, नौटंकी का मौका दो, पर प्रदेश सही पटरी पर आए, प्रदेश सही चले, इस पर किसी का ध्यान नहीं। दिनेश शुक्ल। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने आते ही जिक्र किया कि बरसात हुई, ओला पाला की स्थिति बनी है, किसान परेशान है, सरकार की तरफ से भी कोई कदम नहीं उठाया गया। इसको लेके आप लोगों की क्या रणनीति होगी, क्या आप लोग करने वाले हैं सरकार को घेरने के लिए, या आप लोग खुद मैदान में उतरेंगे? इसी से जुड़ा हुआ नवीन सिंह, शब्बीर भाई, आपका भी प्रश्न है तो एक साथ ही सारे का जवाब हो जाएगा। नवीन सिंह आईबीसी से, शब्बीर। आपने ओलावृष्टि से नुकसान की बात करी है। 2020 खरीद के बाद से अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो राशि है वो मिल नहीं सकी है किसानों को मौके पर। सर, एक चीज और, ओलावृष्टि को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं कि सरकार अभी तक फील्ड पे नहीं गई है, कि जहाँ पर फसल बर्बाद हुई नहीं गई है, लेकिन आप लोग भी नहीं गए, आपका कोई नेता नहीं गया किसानों के बीच में अब तक। हम जरूर जाएंगे गाँव-गाँव। मैं तो सबसे बात कर रहा हूँ, कोविड के कारण शायद हम पर कुछ हो, रुकावट हो, पर मुख्यमंत्री तो जा सकते हैं, उनके मंत्री तो जा सकते हैं, हमें गृह क्षेत्र में जा सकते हैं। जहाँ तक ओलावृष्टि का सवाल है और बीमा का सवाल है, 2020 की आप कथा सुनिए। 2020 में 3 दिन पहले इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से एग्रीमेंट किया और एक ऐसा एग्रीमेंट किया कि इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी केवल 110% प्रीमियम जो जमा किया है उसका देगी। हमारे यहाँ डिमांड थी 7,000 करोड़ रुपए की और प्रीमियम उन्होंने जमा किया 3,000 करोड़। इसका मतलब 110%, 10% ज्यादा, 3,300 करोड़। बाकी तो सरकार को देना है, उन्होंने नहीं दिया। तो मुझे तो ये डर लग रहा है, हमने मुआवजा दिया था, आज जैसे मैं खुद जाता था, हमने मुआवजा दिया 10 दिन के अंदर। मैंने अधिकारियों की नहीं सुनी, मैंने इंतजार नहीं करी कि आप सर्वे करो। पर आज अगर ये 2020 का हाल है तो जो ओलावृष्टि हुई है पिछले 5-6 दिनों में, इसका क्या होगा? सरकार फौरन, मेरी मांग है, सरकार फौरन मुआवजा दे और जब बीमा का पैसा आता है, अगर आता है, तब अपने आप को रिइंबर्स कर ले। पर अभी तो सरकार राहत पहुंचाए, ये आवश्यकता है। बीमा के लिए 2020 का नहीं आया, आज 2022 हो गई, तो 2022 का क्या मुआवजा या क्या बीमा, क्योंकि 2024 में दिया जाएगा। ये तो हालात है। शरवण नगीले जी। कमलनाथ जी, आपकी सरकार को जाते हुए काफी समय हो गया है और शिवराज जी ने भी अच्छा खासा समय निकाल लिया है। आप ये बताइए कि आपके जो प्रोजेक्ट थे, आपकी जो योजनाएं थी, वो वर्तमान सरकार चला रही या बंद कर दिया? एक तो ये, दूसरा ओबीसी के आरक्षण को लेकर आपने और बीजेपी
लोग हैं उनके हितार्थ एक संकल्प पारित कराया, वो संकल्प का औचित्य क्या है, उसकी स्थिति क्या है? जहाँ तक ओबीसी का मसला है, मैंने उठाया विधानसभा में, मैंने स्थगन प्रस्ताव मूव किया, उसके बाद तो ये संकल्प आया। अगर मैं स्थगन प्रस्ताव नहीं मूव करता तो क्या ये संकल्प आता? संकल्प तो हो गया, अब इसके लिए जो कार्रवाई करनी है, कानूनी कार्रवाई करनी है, आप करिए, ये सरकार का कर्तव्य है और यही बहुत बड़ी आवश्यकता है। पहले इसका अगर हम इतिहास देखें, इसका इतिहास देखें, पूरे इस पंचायती चुनाव का तारीख वाइज देखें, मेरा तो साफ आरोप है बीजेपी पर कि आप ओबीसी विरोधी रहे। आपने 15 साल में कौन सा कानून बनाया, कौन सा कानून बनाया पिछड़ा वर्ग के लिए? मैं तो उनसे साफ प्रश्न पूछता हूं कि आपने क्या सुविधाएं दी? आज के दिन अभी मुझे बताया जा रहा था कि ओबीसी की जो स्कॉलरशिप है 1200 करोड़ रुपए बाकी है। 1200 करोड़ 200 करोड़ नहीं 1200 करोड़ बाकी 2 साल की, 1200 करोड़ 2 साल की बाकी, 1210 करोड़ 1210 करोड़ तो स्कॉलरशिप बाकी है और ये ओबीसी के हितैषी बन गए। ये एक्टिंग जो कर लेते हैं, ये सब आज समझ रहे हैं, पूरी मध्य प्रदेश की जनता समझ रही है। इन्होंने अपने सालों में 4 सरकारें रही, इन्होंने तो कभी 27% की बात नहीं करी। 27% दिया, हमने दिया था, हमने 2003 में किया और जब मैं मुख्यमंत्री था 2019 में किया। और हमारी सोच थी, हमारी भावनाएं थी। मैं तो एक ही प्रश्न पूछता हूं, एक कदम बताएं, एक कानून बताएं जो उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए किया, एक बताएं। और बड़े लंबा चौड़ा भाषण देंगे कि मैं उल्टा करने को तैयार हूं, मैं ये करने को तैयार हूं। पर जब आपने 4 साल 4 सरकारें रही, आपने कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेंगे? अभी तो आप कोर्ट में जीतिए, कोर्ट का कानून लाइए, आरक्षण करवाइए, 27% आरक्षण और हमारे पंचायत चुनाव में आरक्षण, ये करवाएं। सुचंदा गुप्ता जी, नगीले जी एक प्रश्न अपना, एक प्रश्न नगीले जी, इसके बाद आपका ये प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। देखिए ये उन्होंने कई छोड़ दी, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं, पर जो भी वो चला रहे हैं, हमारी बिजली की छोड़ दी 100 रुपये सर ने, हमारा कर्जा माफ का छोड़ दिया, पर जो चला रहे हैं या तो उसका नया नामकरण कर रहे हैं, पर चला रहे हैं घोषणाओं में। मैं तो पूछता हूँ जमीन में कौन सी चल रही है? गौशाला बंद है और ये बड़े गौ सेवक बनेंगे। हर चीज किसी तरफ देखिए जहाँ ये अपनी उपलब्धि बता सके। सुचंदा गुप्ता जी, Sir, as leader of opposition, it is your right to know what the government is doing to combat the third wave of corona. Have you taken stock of what the government is doing, and are you satisfied with their kind of preparations? The first preparation is what are the precautions we should take. After precautions come, what is the medical facilities available, and all these figures, how false they are, we only find out later. The deaths which took place in the previous wave, अगर आप शमशान घाट के आंकड़े लीजिए, ये तो एक अखबार में छापा भी था, पर उनके यहाँ बेचारों के यहाँ रेड हो गई। सही बात है, आप सब जानते हैं। हाँ, तो उन्होंने कुछ छापा था, कुछ ध्यान, कुछ उजागर किया था कि ये कितना कह रहे हो, कितने हुए। ये तो पूरे देश में हुआ है, पूरे विश्व के सब अखबारों में लिखा। उन्होंने कहा कि भारत में 2.5 लाख लोगों की मृत्यु, 2.5 मिलियन। मैं नहीं कह रहा, ये तो न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने, और जिस प्रकार के आर्टिकल छापे मुझे शर्म आने लगी कि ऐसी आलोचना करी जा रही है अपने देश की। और मध्य प्रदेश में भी मैं मानता हूँ कि करीब 23-24 लाख लोगों की मृत्यु हुई। ये शमशान घाट के आंकड़े हैं,
ये कब्रिस्तान के आंकड़े हैं और पिछले 3 साल की आंकड़ों से हम तुलना कर ले तो ये छिपाने की दबाने की राजनीति चल सकती है, बस थोड़ी देर के लिए चल सकती है। आज तो पर्दाफाश हुआ है। सर एक बात करेक्ट कर लीजिए, आपने कहा कि मध्य प्रदेश में 23-24 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, मध्य प्रदेश में या नहीं, सॉरी 2.5 लाख। रंजन जी जब पंचायत में सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, जब आपके भी वकील मौजूद थे जी। दूसरा सवाल मेरा 2023 में जब चुनाव होगा आप 77 के होंगे, अगर आपको मौका मिलता सीएम बनने का कांग्रेस को, क्या सीएम किसी यंग जनरेशन के आदमी को बनना चाहिए? क्या सीएम नई जनरेशन आप इंटरेस्टेड है कि नई जनरेशन को मौका दें? मेरा लक्ष्य, इसका पहले का जवाब दे दूँ। मेरा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश सुरक्षित रहे, मध्य प्रदेश सही पटरी पर तक। मेरा लक्ष्य मुख्यमंत्री बनने का नहीं, ये मैं साफ करूँ। मैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए दौड़ रहा हूँ। अगर ऐसी बात होती तो मैं मुख्यमंत्री था, जब ये सौदा कर रहे थे मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं सौदे की राजनीति का प्रवेश मध्य प्रदेश में नहीं करना चाहता था। तो मेरा लक्ष्य है कि आज आम जनता के साथ हम खड़े हैं। मेरा लक्ष्य नहीं है कि एक कुर्सी के पीछे मैं रहूँ। दूसरी चीज आपने क्या पूछी थी? सुप्रीम कोर्ट में आपका भी लॉयर हमारे, देखिए ये बात तो साफ है, हमारी पिटीशन थी रोटेशन की और ये गुमराह कर रहे थे विधानसभा में। ये तो प्रोसीडिंग आज वीडियो पर है। हमारी पिटीशन किस बात की थी? उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ थी, उस काले कानून के खिलाफ। हम रोटेशन और परिसमन के, हमारी पिटीशन आरक्षण के बारे में बिल्कुल नहीं थी। बट जब ये मामला वहां मुड़ा, ये तो गवर्नमेंट को जवाब देना था, आयोग को जवाब देना था कि जो बने हुए प्रावधान है आरक्षण के, उसको आप कैसे छोड़ोगे, उसे आप कैसे कैंसिल करोगे? ये तो वो तो शांत रहे, तो उसका पूरा वीडियो बना हुआ है, शांत रहे। और तब कहा कि जब ऑर्डर हो गया तब आप गए नहीं। जब मैंने विधानसभा में उठाया, मैंने कहा जब से ये ऑर्डर हुआ है क्या आप वापस सुप्रीम कोर्ट गए फॉर रिकॉलिंग द ऑर्डर? रिकॉलिंग का भी प्रावधान है, रिकॉलिंग के लिए भी नहीं गए। जब ये मामला अगर विधानसभा नहीं चल रही होती तो पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि विधानसभा चल रही थी और मैंने स्थगन प्रस्ताव मूव किया, तभी तो ये सब आगे बढ़ा। राजेश भाटिया जी, उसके बाद शरद द्विवेदी जी। सर मेरा सवाल है, सरकार ने जो अभी समीक्षा बैठक की है उसके अंदर आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर 2000 करोड़ का स्मारक ओंकारेश्वर में बनाने की संकल्प लिया है। आपको क्या लगता है वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए क्या ये सही है? देखिए सही या गलत का नहीं, इनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए जो ये बोलते हैं। उस पर जवाब दूँ, अगर ये अगर ये इसका कभी क्रियान्वयन हो, घोषणा कर दो 2000 करोड़ रुपए की, फलाने करोड़ की, ये तो जब ये पैसा बजट में अलॉट करेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। शरद जी, शरद द्विवेदी जी। कमला जी, किसान एक बड़ा मसला है, ओलावृष्टि और तमाम मसले हैं। किसान पर ही आप 2018 में सत्ता में आए, क्या आपने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी। मैं आपको यहाँ टोकना चाहता हूँ। जी जी। केवल किसान के कारण हम नहीं आए जी। ये भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल के खिलाफ जो वातावरण बना उसके कारण है। जी। तो आपका जो मैनिफेस्टो होगा, क्या उसमें किसान कर्ज माफी 2 पर कुछ बात होगी, या किसानों से जुड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा पैकेज आप लेकर 2023 के इलेक्शन में जाएंगे? मध्य प्रदेश, मैं हमेशा कहता हूँ मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। ये हमेशा कहता हूँ, जो किराने की दुकान गांव में चलती है जब किसान के पास क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो। हमें इसको अपना लक्ष्य बनाना। कृषि क्षेत्र से ही आर्थिक गतिविधि बनती है। किसान की जेब में पैसा हो तभी वो 2 व्हीलर खरीद सकता है, तभी वे 4 व्हीलर खरीद सकता है, तभी वे ट्रैक्टर खरीद सकता है। पर अगर हमारा कृषि क्षेत्र चौपट हो,
मैंने शुरुआत करी थी कि कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति है और हमें कृषि क्षेत्र की क्रांति लाने का जो मैं कहता था, ये हमारे घोषणा पत्र में, हमारे वचन पत्र में प्रमुखता से आएगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश का अभी चुनाव चल रहा है या होने वाला है, उसमें प्रियंका गांधी जी बहुत सक्रिय तरीके से सामने आ रही है। आपको लगता है कि जिस तरह से हाईकमान में द्वंद्व चल रहा है, एक बहुत बड़ा वर्ग राहुल गांधी जी या एक दूसरे अध्यक्ष की डिमांड कर रहा है या अध्यक्ष बनाने की डिमांड कर रहा है पूर्णकालिक, तो उसमें प्रियंका गांधी जी एक अच्छा ऑप्शन किया गया है? उत्तर प्रदेश में मैं खुद गया था, मैं खुद करीब 15 दिन पहले गया था। मैं जब युवक कांग्रेस का महामंत्री था, युवक कांग्रेस का एक प्रदेश जो मेरे अंडर था वो उत्तर प्रदेश था। बहुत सारे मुझे पुराने साथी मिले जो मेरे साथ उस समय के संघर्ष में जुड़े थे और मैंने जो उत्साह देखा पिछले चुनाव में भी, पिछले विधानसभा चुनाव भी मैंने देखा, जो आज उत्साह देख रहा हूँ। प्रियंका गांधी जी ने जो नारा दिया, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, आपने खुद टेलीविजन में देखा ये मैराथन में, वहाँ हर जाति के, हर धर्म के लोग, हर केवल 15, 17, 18 साल की नहीं, वहाँ तो 35 साल की भी महिलाएं थी उसमें। तो एक नया जोश बना है, बहुत परिवर्तन हुआ है राजनीति में, समय को कोई रोक नहीं सकता। आज 95% मतदाता सोशल मीडिया से जुड़े हैं। 5 साल पहले 25% या 20% थे। जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो आज आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है, ये याद रखिएगा। तो ये विज्ञापन से आप चुनाव जीतेंगे, आप कलाकारी से चुनाव जीतेंगे, ये भूल जाए। आज उत्तर प्रदेश में सब अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं। उन्होंने क्या सहन किया है पिछले 5 सालों में, ये वे याद रख के अपना मतदान करेंगे। विजय दास जी, संदीप भाई नंबर से सबसे विजय दास जी, संदीप भाई क्या, संदीप जी है से आपने पूछा? विजय सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। आपने सारी चीज बताई कि जोश है, लेकिन जोश जो होता है वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। वो खोया हुआ वजन जो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में है, तो वो क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी वापस ला पाएंगी? मैं सोचता हूँ प्रियंका गांधी का जो प्रयास रहा, समय की कमी थी, पर इसमें बहुत वृद्धि होगी, बहुत चेंज होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ताजुब के चुनाव परिणाम है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव की बात कर रहा हूँ। ताजुब के परिणाम है। तो चुनाव केवल ये एग्जिट पोल से नहीं जीता जाता, ये हमें याद रखना है। कमलनाथ जी, विजय दास जी, कमलनाथ जी, फिर रविंद्र जैन जी। लोकतंत्र में पत्रकारिता का जो अस्तित्व है, इसके बारे में आपका स्टैंड क्या है? नंबर 1। नंबर 2, आपने पिछले कार्यक्रम में ये कहा कि आपकी सरकार ने घोषित आपातकाल था इमरजेंसी के टाइम, और इन्होंने अघोषित लगाया। तो क्या ऐसा पत्रकारिता के साथ होना चाहिए, या आपका कोई ऐसा स्टैंड है जो पत्रकारिता जीवित रहे, आप फ्रेंडली, मीडिया फ्रेंडली रहे? जैसे अभी लगातार आप जो सवाल की जवाब दे रहे हो शिद्दत से दे रहे हैं, तो क्या ये सिलसिला चलेगा आगे? सिलसिला मेरे साथ तो मैंने तो सबसे पहले क्षमा मांगी कि आप जो नाराज, आप सब नाराज हैं, मैं समय नहीं दिया। और जब मेरा मुख्यमंत्री काल था मैंने समय नहीं दिया, मुझे पता नहीं था कि 15 महीनों में सरकार नहीं रहेगी। मैंने सोचा था ये बात भी करें, पहले एक दिशा तो दे प्रदेश, ये मेरा लक्ष्य था पहले दिन से। हम प्रदेश को उस पटरी पर लाए, तब मोमेंटम बनता जाएगा हर क्षेत्र में। मैंने कहा मीडिया को मैं बाद में समय दूंगा। तो ये शिकायत हुई, बहुत सारे मुझे मिलते हैं, कहते हैं आप तो हमें मिलते ही नहीं थे। सही बात है। तो जहाँ तक संभव है, ये मेरी आप सबसे मुलाकात जारी रहेगी। पर आपको भी याद रखना है कि शिवराज सिंह तो सब छोड़ के ये कर लेते हैं, चलिए प्रेस कर लीजिए। मैंने कहा वो तो मनोरंजन की बैठक होती है,
मैं इस पर विश्वास नहीं रखता। अगर हम बैठे, हम गंभीरता से बैठे और जो सही बात है वो करें। दूसरा बात पूछी इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में। क्या मुझे आप सब यहाँ बैठे हैं आपको समझाने की जरूरत है? अगर किसी के हाथ में कलम हो या कैमरा हो पर पीछे हाथ बंधे हो तो उससे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? ये साफ बात है। और मुझे आप सबको ये समझाने की बात नहीं है, आप मुझे समझाइए क्या हो रहा है। ये आपको समझाने की बात है, आपको एहसास करने की बात है कि आप इस संविधान के रक्षक हैं। आप सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप संविधान के रक्षक हैं, आपको समाज की रक्षा करनी है। रविंद्र जैन जी के बाद अफरीदी जी, रविंद्र जैन जी के बाद अफरीदी जी, सबका नंबर सभी को बुला रहे हैं, सभी को बुला रहे हैं। सीएमए का डाटा है कि हिंदुस्तान में 15 लाख लोग पत्रकारिता में थे, अब 3.5 लाख लोग होते। बेरोजगारी पत्रकारिता में इतनी जबरदस्त आई कि पिछले 4-5 वर्षों का इतिहास है। तो आप इस मामले में क्या स्टैंड ले रहे हैं? ये मेरा देखिए, हमें स्टैंड लेंगे, ये तो जनता का स्टैंड है। अगर पत्रकारिता के लोग घटे, अगर कोविड के कारण घटे तो इसका रिवाइवल हो, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। पर अगर ये शिफ्ट प्रिंट मीडिया से सोशल मीडिया में जा रहा है, ये अब जा रहा है क्या कहते हैं इसे, इंटरनेट पर, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इंटरनेट पर लोग बढ़े। पहले कितने लोग थे जो आज इंटरनेट चैनल थे? आप में से कितने लोग थे जो जुड़े हुए थे इंटरनेट चैनल से? आज इंटरनेट चैनल के नए मौके बन गए। ये टेक्नोलॉजी चेंज होगी। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तो 5G आ रहा है, अमेरिका बात कर रही है 7G की, तो क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी आवश्यकता होगी जब 7G आ जाएगा? ये टेक्नोलॉजी का लाइफ स्पैन जो है ये घटता जा रहा है। ये शिफ्ट जो हुआ है उसके पीछे एक वजह ये रही है कि आपने एक परसेप्शन दिया कि सारे पत्रकार चोर हैं। तो मैंने कभी नहीं ये परसेप्शन दिया। परसेप्शन गया और इस वजह से जिस तरीके से हम लोग की जो आपने एड्स वगैरह मिलते थे जो बंद हुए, वो 15 साल से बंद हुए, वो 15 महीने की आपकी सरकार में जो बंद हुए आज तक चालू नहीं हुए। इस वजह से ये जो पत्रकारों की जो गिनती कम हो रही है उसकी मेन वजह ये है। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि, मैंने कहा हमें ये सब परसेप्शन छोड़िए, परसेप्शन तो आप कोई भी परसेप्शन बना ले, पर बात ये है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मीडिया चोर है। मैंने कभी नहीं कहा मीडिया चोर है जो आप ये कह रहे हैं। मैंने कहा ये परसेप्शन बनाया कि मीडिया चोर है, मैंने कभी ये बात नहीं कही। मेरे से तो जो खिलाफ लिखते हैं, कल ही मुझे कोई मिले जिनका उसी दिन का अखबार मेरे पूरे खिलाफ था, पर मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा देखिए हम ऐसे हैं वैसे हैं। मैंने कहा ये सब छोड़िए। हाँ, जहाँ तक अखबार की बात है सब चीज़ ब्लैक एंड वाइट में होती है। हाँ, इसमें ये जो चैनल वाले हैं ये तो कभी किसको याद रहता है क्या चैनल ने कहा। पर ये कि पत्रकारिता हमारा मजबूत रहे, ये मेरा हमेशा लक्ष्य रहा। मैं मुख्यमंत्री हूँ या नहीं हूँ। सर, जैसा आपने कहा कि ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, अखबारों में छपने पे रहता है, और 2.25 लाख करोड़ के बजट में जब 300 करोड़ या 400 करोड़ का बजट अलॉट करना होता है मीडिया के लिए, जनसंपर्क विभाग के लिए, माध्यम के लिए, वो अलॉटमेंट को रोक दिया जाता है। ब्यूरोक्रेट्स अपने कुछ भी उल्टे सीधे उदाहरण देते हैं, कुछ भी अपने बहाने बनाते हैं, वित्तीय कारण बताते हैं। आज इतने सारे मीडिया हाउसेज या मीडिया के छोटे छोटे पत्रकार बंधु जो कॉन्ट्रीब्यूशन देते थे समाज में, वो कॉन्ट्रीब्यूशन आज भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि वो जो अभी बात हो रही है, जैसा एक सच्चाई है, सच्चाई ये कि बजट नहीं दे रहे। मैं वही बात कह रहा हूँ। एक सच्चाई ये है कि मीडिया तो तभी चल सकता है जब मीडिया पर, ये तभी चल सकता है 80%। एक बड़े मीडिया हाउस ने, नहीं, मीडिया के बड़े हाउस ने मुझे कहा, मैं उनसे चर्चा कर रहा था स्वतंत्र होने की, तो कहते हैं 80% तो हमारा रेवेन्यू गवर्नमेंट से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य सरकार से आता है। हाँ, ये
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से आते हैं, हम क्या करें? सर प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिशियंस पर हमने कभी किसी को जिस तरह आज हो रहा है कि इसके विज्ञापन, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, कि इसका विज्ञापन काट दो, उन्होंने ऐसा छापा है, ये तो एक पूरा डिपार्टमेंट देख रहा है कि कौन क्या छाप रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये आप सब जानते हैं, मुझे क्या आपको समझाने की बात। रवीन जैन जी के बाद नितेश शर्मा जी, सभी को बारी बारी से तो सभी को बुला रहे हैं, प्लीज सहयोग करिए। मेरा सवाल ये चलो खत्म करिए। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की भी अभी बात हुई है, उत्तर प्रदेश में ये निर्णय हुआ है कि 40% सीटें महिलाओं को दी जाएंगी। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते क्या आप मध्य प्रदेश में इसी तरह का प्रस्ताव एआईसीसी को देंगे? मेरा एक सवाल। और दूसरा सवाल ये कि आप बार बार ये बात कहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में कमियां हैं, तो क्यों नहीं कांग्रेस बहुत बड़ा कोई जन आंदोलन खड़ा कर पाई अभी तक? क्या कमियां रही? जन आंदोलन हमारा धीरे धीरे पे ब्लॉक लेवल पे चल रहा है। जो सिस्टम पहले हुआ करता था, ये याद रखिए, आप लोग अप टू डेट नहीं है, जो आंदोलन से ध्यान आकर्षित किया जाता था 5 साल पहले, आज वो सिस्टम चेंज हो गया। ये हमें याद रखना है कि जन आंदोलन हो रहा है वो मीडिया के लिए हो रहा है, ये मीडिया के लिए हो रहा है, वो सब जाके व्हाट्सएप भेजेंगे कि हमने ये जन आंदोलन किया। मैंने जैसे कहा, जिनको आप समझाने जाते थे वो आपको समझाने के लिए तैयार है। दूसरी बात, जहाँ तक महिलाओं की बात करें, ये हम अपने प्रदेश कांग्रेस में चर्चा करेंगे और इसमें जो भी सहमति बनती है, एक मिनट, उत्तर प्रदेश में ये सहमति बनी, उत्तर प्रदेश में ये सहमति बनी, हम भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इसकी चर्चा करेंगे, जहाँ सहमति बनेगी वो हम करेंगे। आपकी निजी राय क्या है? आपकी निजी राय क्या है? मैं तो कहता हूँ महिलाओं को प्राथमिकता देना मेरी निजी राय है कि आज 50-52% महिला वोट है और महिलाओं में एक नई जागरूकता है। पर नाम के वास्ते ये आप देखते हैं सरपंच में उसका लेटर छपाता है सरपंच पति, इसका क्या मतलब? सरपंच पति का लेटर है उसका, तो इसका कोई मतलब नहीं। हमें ईमानदारी से केवल उनको ये अधिकार दे देना टिकट का, इससे काम नहीं चलेगा। महिलाओं में नई जागरूकता है, महिलाओं में शिक्षा, महिला शिक्षा में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाए, ये हमारी सोच है। नितेश शर्मा जी, आपके 22 विधायकों के रिजाइन करने से आपकी सरकार गई 22 महीने हो चुके हैं और 21 महीने और बचे हैं। आप जो उपचुनाव जो लड़े थे वो इसी मुद्दे पर लड़े थे कि जो बागी विधायक हैं उनको वोट नहीं देना। आगे रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, ये इसमें रणनीति की बात थी। क्या जनता नहीं समझती कि ये भाग गए? क्या जनता नहीं समझती? मुझे तो एक वोटर ने कहा कि हमने तो इसको वोट दिया, हमने सोचा कि कांग्रेस का ही है। ये भी हालत थी। और ये जो 2 साल पहले की स्थिति थी और आज की स्थिति, इसमें भी बहुत अंतर है। याद रखिएगा, समय को कोई रोक नहीं सकता। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगले साल जब मैं नव वर्ष के लिए आपसे बात करूंगा, स्थिति भी बदल गई होगी। 1 साल बाद ही मिलेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा नव वर्ष के लिए, एक नव वर्ष के लिए जब मिलेंगे। सफलता नहीं मिल पाई थी आपको जिस मुद्दे पर आपने लड़ा था। क्या आम चुनाव जो आएगा 23 का, उसमें आप सफल होंगे? उसको हम तो अपने 15 महीने का, जिसमें से 11.5 महीने मुझे मिले वो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता के कारण, हम वो रिकॉर्ड लेके जाएंगे। हम कहेंगे इनके 18 साल का हिसाब ले लो और मेरे 11.5 महीने का हिसाब ले लो। नितेश शर्मा जी, कमलनाथ जी, करीब 1.5 साल अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को बचा है, तो क्या आप अब मध्य प्रदेश में ही पूरा समय देंगे? और दूसरा ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे समय तक आपके साथ राजनीति करते थे कांग्रेस में, आज आप उनको किस स्थिति में? देखिए, उनकी स्थिति क्या है वो खुद जाने, मैं क्या जानूँ उनकी स्थिति क्या है, वो कितना खुश है, कितना संतुष्ट है, कितना मैं नहीं जानता। मैं इस विषय पर ना मेरी बातचीत है उनसे, पर हम जो आपने कहा, हम क्या मुद्दा लेके जाएंगे, वही था ना आपका प्रश्न। आप अपना क्या पूरा समय मध्य प्रदेश, मैं पूरा समय मध्य प्रदेश में दे रहा हूँ। मुझे जाना पड़ता है कि कुछ मुझे एआईसीसी के कार्य दिए जाते हैं। अब हमारा उपचुनाव, ये हमारे चुनाव है 5 राज्यों में, तो मुझे कुछ समय वहाँ देना पड़ेगा। पर ज़्यादा से ज़्यादा समय तो मैं मध्य प्रदेश में दे रहा हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय मध्य प्रदेश में दे रहा हूँ, भोपाल में ना दूँ। हाँ,
दूसरे जिलों में दूँ? मैं अभी फिर से मेरे से अब मैं छिंदवाड़ा जा रहा हूँ, 3 दिन में वहाँ रहूँगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं मध्य प्रदेश से गायब हूँ। कमलनाथ जी, कालीचरण ने गांधी जी को अपशब्द गाए, तो कांग्रेस की तरफ से कोई ज़्यादा आक्रामक क्यों नहीं आया? गांधी नहीं, सब जगह हुआ। देखिए, ये भी आज महात्मा गांधी जी पर ये कहो कि प्रश्न पूछे मोदी जी कि 70 साल में क्या हुआ। मैं तो पढ़ रहा था कल, एक करण थापड़ का आर्टिकल था कि क्या किया भारत ने, इस पर एक चर्चा हुई और एक IIT कानपुर या कहीं ये चर्चा हुई। बहुत इंटरेस्टिंग थी बात। तो वहाँ IIT के पुराने लोग भी आए, तो उन्होंने कहा कि जो देश ने हमें दिया इसीलिए तो मैं IIT में, और आज मैं इतनी बढ़िया नौकरी पर हूँ, इतने बढ़िया पोजीशन में है। पर जो ये बात बड़ी दुख की बात है, जो पूछते हैं मोदी जी और शिवराज जी कांग्रेस ने क्या किया, मैं तो शिवराज जी से पूछता हूँ जिस स्कूल में आप गए वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया था, तो मोदी जी से कहता हूँ कि जिस स्कूल में अगर आप गए हुए वो भी कांग्रेस ने बनाया। कुलभूषण सक्सेना, उसके बाद गोविंद जी टाइम्स नाउ। कोविड का एक सबसे बड़ा मुद्दा है और नहीं बिल्कुल 12 तारीख को एक बड़ा आयोजन होगा सूर्य नमस्कार को लेकर, तो बच्चों को बुलाए जाएंगे। इसके साथ मैंने इस पर कह दिया है कि सूर्य नमस्कार सब घर में भी कर सकते हैं। जब कोविड का समय है, आप एक शासकीय प्रोग्राम कर रहे हैं, सबको फ़ोन कर रहे हैं, कलेक्टर को, SDM को कि बच्चों को भेजिए, ये कोविड का समय है और इसीलिए मैं इसकी आलोचना कर रहा हूँ। Sir, Congress talks of multiculturalism, diversity, etc., etc. But after Muslims, now there has been a recent spate of attack on the Christians. But the stand of Congress hasn't come clear on these issues. देखिए, कांग्रेस की संस्कृति का हमें परिचय नहीं देना। हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, और यही हमारे भारत की संस्कृति है। हमें ये कभी नहीं भूलना। इसकी हम सफाई दें या हम इसका परिचय दें, हमें आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।